प्रोग्राम मध्य मुकाबल में खुशामदीद। मैं हूं रबिया एहसन और मेरे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं आमिर मतीन और रऊफ क्लासरा। और आज के प्रोग्राम में जिन चीज़ों पर हम बात करेंगे उसमें सबसे पहले कौमी असम्बली इजलास। हुकूमत अपोजिशन गालम गलोच रोकने पर भी मुत्तफिक ना हो सकी। बजट सेशन तमाशा बन गया। शहबाज शरीफ की तकरीर के दौरान हुकूमती मेंबरान की हंगामा आराई। असद कैसर ऐवान चलाने में नाकाम क्यों? ऐवान कार्रवाई का आंखों देखा हाल जानेंगे रऊफ क्लासरा की ज़बानी। इसके बाद बात करेंगे घोट की रेलवे हादसे में दर्जनों घर उजड़ गए। हुकूमत ने मामले पर मट्टी डाल दी। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद आजम स्वाति की नाअहली पर शदीद बरहम। मैं तो समझा था वजीर रेलवे प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस्तीफा देने का ऐलान करेंगे। चीफ जस्टिस के अहम रिमार्क्स। इसके बाद बात करेंगे जहांगीर तरीन का दबाव काम कर गया। अभी जहांगीर तरीन को गिरफ्तार करने की जरूरत नहीं। एफआईए के कमरा अदालत में जवाब ने सारे राज खोल दिए। बजट पास कराने की मजबूरी में हुकूमत तरीन ग्रुप के सामने झुक गई। क्या वाजिद ज़िया को एफआईए से निकालने की वजह जहांगीर तरीन को गिरफ्तार न करने का दबाव था? इस पर भी बात करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे हुक्मरानों के दावे झूठे निकले। वजीर आजम और गवर्नर हाउसेस को यूनिवर्सिटी में तब्दील करने का नारा लगाने वाली पीटीआई गवर्नमेंट ने अपना मजाक बनवा लिया। बुज़दार सरकार ने पंजाब असेंबली की नई बिल्डिंग के लिए 5 अरब 36 करोड़ रुपए खर्च कर डाले। परवेज इलाही ने वजीर आजम इमरान खान के गैर जरूरी अखराजात न करने के अहकामात का किस तरह तमाशा बना दिया, इस पर भी बात करेंगे। सबसे पहले रऊफ क्लासरा साहब आपकी जानिब आऊंगी। ऐवान की कहानी आपकी ज़बानी हो जाए फिर। बड़ा ये आमिर साहब और मैं और भी बहुत सारे दोस्त हैं जो ओल्ड स्कूल ऑफ थाट से बिलोंग करते हैं। कौमी असम्बली जाना, उसके सेशंस को अटेंड करना एक बड़ा रोमांस होते और बड़े एक दौर था। हमारे जैसे कब रिपोर्टर तो सोच नहीं सकते थे कि हम जाके 3 ये चीज़ों की हम रिपोर्टिंग कर सकेंगे। ये मैं आपको उसकी बता रहा हूँ, उसकी 90s की या इवन 2000 के ये दहाई जो थी। एक पार्लियामेंट था, सुप्रीम कोर्ट और ये तीसरे फॉरेन ऑफिस। इसके लिए बड़े सीनियर, बड़े सुलझे हुए बड़े बड़े लोग जो थे, इंपॉर्टेंट बीट्स थी और बड़ी ये अहम बीट थी जिसके पास 25-30 साल का कम अज़ कम 20-25 साल का तजर्बा हो और भी ज़्यादा अगर मजबूरी पड़ जाए तो 15 साल से कम वो किसी को नहीं जाने देते थे। तो बड़े नाम थे जो जाते थे कौमी असम्बली को देखना, रिपोर्ट करना, डायरीज लिखना और बड़ा उनको पढ़ा जाना। एक बड़ा कल्चर था यहाँ पे इसका इंग्लिश जर्नलिज्म का स्पेशली था। बड़े बड़े नाम थे जो उसको रिपोर्ट करते थे और जैसे हम आगे जब उनको पढ़ते थे तो हमें एक सेंसेशन फील होती थी कि यार कब वो दिन आएगा हम भी असम्बली में जाएंगे और इस तरह की कोई हम रिपोर्टिंग कर सके। लेकिन ये नामुमकिनात में से लगता था। आजकल तो वो कहते हैं टॉम डिक हैरी वाला काम है। अब तो जिसके हाथ बंदर के हाथ एक उस्तरा लगा हुआ है, जो रास्ते में आता है उसको गंजा करते जो तेली लगाओ, पूरे जंगल को आग लगाओ, वो खैर और कहानी है। उसमें बड़े नाम थे। उसमें एक तो आमिर साहब खुद बैठे हुए हैं, आमिर मतीन साहब जो हैं ये उसके लिए आकर न्यूज़ के लिए लिखते थे, मालिक साहब लिखते थे, फिर ये शाहीन सबाई साहब थे, नुसरत जवेद साहब थे। क्रेडिबिलिटी थी वो ये बीट्स बड़े नाम थे। एडिटर लेवल के नाम मैं बता रहा हूँ ना आपके। बाद फसीर रहमान मरहूम हमारे दोस्त वो लिखते रहे, बल्कि आज मैंने देखा बाकी सारे छोड़ गए। आमिर मतीन साहब को सुस्ती लड़ गई है इनसे। अब मैं कह दूं मेरा ख्याल है कौम सुन ले। अखबार वाले इंटरेस्टेड ही नहीं है प्रेस गैलरी। किसी अखबार में भी प्रेस गैलरी नाम की चीज लिखी ही नहीं जाती। एक है अभी उन्होंने अभी तक उन्होंने हथियार नहीं डाला, उनका नाम है नुसरत जवेद साहब। हाँ, नेशन अखबार में वो लिख रहे हैं और जो है उर्दू में भी कॉलम बहुत अच्छा। लेकिन मेरा ये था कि आमिर साहब जब जाते थे आके इन्होंने प्रोसीडिंग भी कवर की, सुप्रीम कोर्ट पनामा की और कौमी असम्बली की। बड़ी इनकी नरेशन बड़ी खूबसूरत थी। इन्होंने अपने ऊपर ट्रस्ट नहीं है और कोई वजह नहीं है कि ठीक है अगर प्रिंट पे नहीं मिल रहा मौका तो अब आपके सामने मैदान भी है, घोड़ा भी है, तलवार भी है। नौकरी भी नहीं है, मुझे कोई ऑफर अखबार की सर यहाँ पे नौकरी है करने के लिए तैयार हूँ। आमिर साहब जहाँ अखबार इंटरेस्टेड ही नहीं है। नेशन अखबार बिल्कुल वहाँ पे नुसरत जावेद साहब जाते हैं, मगर नुसरत साहब को भी बड़े अखबार बड़ी तनख्वाहों वाले उनको भी नहीं रखना चाहते। जहाँ बैठे हुए रिस्क नहीं कोई लेना चाहता। जहाँ बैठे हुए ये भी बहुत बड़ा फोरम। मैं भी तो वही काम कर रहा हूँ। मैं भी तो एक आपको डिजिटल टीवी पे डिजिटल करेंगे, इसलिए तो आपसे ले रहे हैं। वही कह रहा हूँ मैं भी तो एक उसकी आके अगेन क्या कहते हैं डिजिटल डायरी दे रहा हूँ ना। तो आप तो उसमें प्रिंट में से आप भी थोड़े से बोर्ड और आपने बड़ी ज़बरदस्त आपने की हुई है। सुप्रीम कोर्ट की पनामा जो है आमिर साहब आते थे, वो डेली वहाँ पे कवर करते थे 3-4 घंटे और शाम को बैठ के उसकी डिजिटल डायरी देते थे। लेकिन सुस्ती मार गई है, क्या करें आप। खैर बहरहाल तो ये वो लोग थे बिग गन से जिनका होता। खैर अब हमारी भी थोड़ी सी बारी लग गई है तो मैं भी शौक से जाता होता हूँ, मैं देखता हूँ। मैं आज मेरे लिए बड़ा अब ये मैं कवर कर रहा हूँ पार्लियामेंट को तो मेरा ख्याल 2002 से मुझे अच्छी तरीके से याद है। तो उनकी डायरीज पढ़ते पढ़ते जैसे मैंने नाम लिए, शाहीन साहब थे, शाहीन सबाई साहब, मालिक साहब, ज़ियाउद्दीन साहब, उनका सॉरी मैं नाम भूल गया था, हमारे डान के थे, नुसरत जवेद साहब, आमिर मतीन सब ने मेरे लिए इस तरह का सीन मुझे नहीं याद आ रहा। 20 साल हो गए, आमिर साहब को ज़्यादा हो गए, ये मुझे करेक्ट करेंगे अगर मैं की गाल
कि कभी कोई बजट का पहला सेशन हो और उस पर अपोजिशन लीडर ने तकरीर करनी हो, हुकूमत के लोग जो है खुद उठ के हंगामा शुरू कर दें और उसको 10-15 मिनट के बाद या वट एवर टाइम वो स्पीकर जो है एडजर्न कर दे और 3 घंटे तक 3 बड़ी पार्टीज के लोग जो हैं, बड़े मैच्योर लोग हम समझते हैं, इमरान खान साहब की पार्टी जो हुकूमत में है, उसके साथ आपकी पीपल्स पार्टी और नवाज लीग। मैं वहाँ से निकला हूँ तकरीबन 8 बजे तक, क्योंकि वापस आना था, तैयारी वगैरह करनी थी। उस वक्त तक तो मुझे कोई 7:30-8 मुझे बजने वाले थे। अभी तक सेशन चल रहा था ये बंद कमरे में, कि वो तय नहीं कर पा रहे थे कि आप खड़े होकर तकरीर करेंगे तो मैं आपको गाली नहीं दूंगा, मेरी बारी लगेगी तो आप गाली नहीं देंगे, हम दोनों की लगेगी तो ये तीसरा गाली नहीं देगा। कि हुकूमतें ये काम कभी नहीं करती होती। बचकाना, इससे बड़ी बचकाना पार्लियामेंट और इससे बड़ी बचकाना मैंने हुकूमती बेंचेस नहीं देखे कि वो तकरीर करना चाह रहे थे शहबाज शरीफ साहब और उनको तकरीर नहीं करने की। रीज़न क्या हुई? रीज़न ये थी कि इन्होंने हमारे फाइनेंस मिनिस्टर को उस दिन शोर मचाया था, तो हम भी मचाएंगे। और भाई मेरे अपोजिशन को सूट करता है शोर मचाना, असम्बलीज को इरेलीवेंट करना, इनको डंप करना, इनका हुकूमत के आके लोगों के दिलों में ये डालना कि हुकूमत बेकार है, ना इनसे हुकूमत चलती है, ना इनसे आके पार्लियामेंट चलती है, ना इनके पास डिसेंसी है। आप तो उनके ट्रैप में आ रहे हैं। दाद देता हूँ जिसने ये पॉलिसी बनी। अगर इमरान खान साहब ऊपर बैठ के वो ये समझ रहे हैं कि जनाब कि मैं इनको तकरीरें नहीं करवाने दूंगा, मेरे ग्लेडिएटर बैठे हुए हैं, जिस तरह की गाली गलोच हमने सुनते भी रहते हैं, जिस तरह की वो फिक्रेबाजी वहाँ से भी होती है, अपोजिशन के फरिश्ते नहीं है, हमने उनकी भी सुनी है ज़बान वो जो इस्तेमाल करते हैं, वो आके हुकूमतों में वो भी रहे हुए हैं, ये हुकूमत में बैठे हुए हैं। मेरे लिए एक इंतहाई शॉकिंग चीज़ थी कि अपोजिशन लीडर खड़ा होता है और हुकूमती बेंच इसलिए नहीं करने दे रहे कि इन्होंने हमारे फाइनेंस मिनिस्टर को नहीं करने दे, हम नहीं सुनने देंगे। वो गलत हो गए, वो टॉक शो समझ बैठे उसको। बट एवर जो भी है, अब उनके लिए एक जो उसमें बच्चों वाली हरकतें कर रहे हैं, जिस तरह की आवाज़ें कसी जा रही हैं, जिस तरह की चीज़ें की जा रही हैं, आप एक नॉन सीरियस एटीट्यूड है। फिर कल को हमें कहते हैं आप लोग पार्लियामेंट की इज्जत नहीं करते जनाब, आप पार्लियामेंट पे अटैक करते हैं जनाब, आपको जो है ना आपको डिक्टेटर बड़े अच्छे लगते हैं, आपको जमहूरी हुकूमतें अच्छी नहीं लगती। जमहूरियत के लिए 3 घंटे आप लोग बैठ के आप तय नहीं कर सके कि हमने एक दूसरे को गाली गलौज नहीं करनी, एक दूसरे की बात सुननी, हमने एक दूसरे की तकरीरें सुननी है। अपोजिशन ने भी अगर उस दिन ये काम किया है कि उन्होंने शोर शराबा किया है उसकी शौकत तरीन की तकरीर में, तो अच्छा काम इन्होंने भी नहीं किया। भी आप लोग भी तो आते हैं हुकूमत में, मतलब है इन लोगों ने ये कसम खाई हुई है हमने नहीं सीखना, हमने जो अच्छा बाद में वहां से उठते हैं इकट्ठे जाके चाय पीने शुरू कर देंगे, उसमें गैलरी में पियेंगे, एक दूसरे के साथ गप्पे मारेंगे, फिर टीवी टॉक शोज में ब्रेक में किसी दिन इनकी गुफ्तगू रिकॉर्ड करके कौम को सुनाए, फिर खाने इकट्ठे खाएंगे, रात को पार्टियां इकट्ठे करते हैं, सारे करते हैं। जो सारे ड्रामे होते हैं टीवी की आपकी स्क्रीन के लिए होते हैं या कौमी असम्बली के लिए होते हैं, लाइव जाने के लिए, वहाँ लड़ेंगे भिड़ेंगे सब कुछ करेंगे, लेकिन जो ही वहाँ पे कैमरा ऑफ होगा, प्रोसीडिंग ऑफ होंगी, ये गले भी लगते हैं। दोस्त हैं, मैं बहुत सारों को मैंने देखा हुआ है जो एक दूसरे का वहाँ पे गिरबाने पकड़ते हैं, वो बाद में शाम को एक उस पार्टीज में इकट्ठे बैठे होते हैं। मैंने किसी से पूछा मैं कि ये बताएं, हालांकि काम में करता नहीं होता कि इसको समझा जाए, लेकिन मेरे जहन में एक आई कि इन लोगों पे एक बजट सेशन के वट एवर सेशन के पैसे कितने लगते हैं। जनाब मुझे जो बताया गया 10,000 रुपया पर ये मेंबर अलाउंस लेता है बजट सेशन का, तनख्वाह के अलावा, कि हजूर तशरीफ ले हैं, सिर्फ बैठ के तकरीरें सुननी है आपने या गाली गलोच करनी है, 10,000 रुपया आपने लेना है। एक ये 342 लोग हैं, 10,000 को ज़रब दें, 35 लाख रुपया रोजाना का अलाउंस बनते हैं। आमिर साहब जो आज सेशन इन्होंने नहीं होने दिया, गाली गलोच में किया है, ये 35 लाख और ये चलेगा तकरीबन अगले 20 दिन इसने चलना है बजट सेशन। 11 को था, 11 से लेके आप लेके चले जाएं 30 तक चले जाएं, अप्रूव करवाने उससे पहले 20 दिन को लगाएं, जरा ज़रब दें 35 लाख के साथ इनकी वो देखें। अगला काम इन लोगों ने किया, फिर कहते हैं हमें आप लोग करप्ट कहते हैं। इन्होंने डिजिटाइज नहीं होने दिया, अंगूठे नहीं लगते, थंबनेल नहीं लगते सर, वहाँ पे अभी भी रजिस्टर पड़ा हुआ है, वहाँ पे रखा हुआ है इन्होंने, कि रजिस्टर आएगा, हाजिरी करेंगे जहाँ पे इनकी जैली हाजिरीज लगती हैं, ताकि हमारा जो एक दिन का मतलब कभी आपने सुना था कि आपके पूरा असम्बली पार्लियामेंट जो है वो तो चल रही है थंब पे, वो बायोमेट्रिक पे है, इनके लिए रजिस्टर रखे हुए हैं मैनेज कर, नहीं तो आएंगे नहीं, हाउस का कोरम नहीं पूरा होता। ये स्पीकर साहब जो हैं वो उन्होंने रजिस्टर रखवाया हुआ है। उनके दौर में बड़ा स्कैंडल हमने फाइल किया था अयाज सादे के दौर में, एक इसका आपको याद आ जाएगा कि हाजिरी का 5-5 हज़ार रुपये था उस वक्त सेशन अलाउंस, अब बढ़ा के मुझे बताया कि 10,000 के। ये 5-5 हज़ार रुपये के लिए हमारे MNA सारे नहीं हैं, कुछ ऑनरेबल भी हैं, उनमें से नहीं लगाते, लेकिन मेजॉरिटी जो है वो वहाँ पे वो रजिस्टर पे उनको पैसे देते हैं, जो रजिस्टर खड़ा हुआ है
वो इनको पैसे लेता है इनसे 1000 रुपया फ़ी हाज़िरी, उस दिन आपने गैर हाज़िरी करनी है लेकिन आपकी हाज़िरी लगनी है। और कितना अहम चीज़ है कि खुदा ना खास आप किसी को वहाँ पे मार डालें, किसी को कुछ कर लें, आपकी हाज़िरी लगी हुई है, यहाँ पे कौमी असम्बली में मौजूद थे। ये सारे मिल के ये फ्रॉड कर रहे हैं। इन लोगों से इतना नहीं होता कि पूरी कौम आपको पैसे दे रही है, आपको माल दे रही है, आपको अलाउंसेस दे रही है, फ्री टिकट्स दे रही है, फ्री मेडिकल दे रही है, आपको सब्सिडाइज हाउसिंग मिल रहा है, सब्सिडाइज किस्म के आपको या गाड़ियाँ मिली हुई हैं, पेट्रोल मिला हुआ, सब कुछ मिला हुआ है, अलाउंसेस ले रहे हैं। इतनी रिक्वेस्ट है कि आप यहाँ बैठ के 2-3 घंटे का सेशन होता है, उस वक्त आप थोड़ा सा बिहेव करके एक दूसरे की तकरीरें सुन लें, ताकि हमारे जो से अब मेरे 4 घंटे ज़ाया हुए असम्बली कर उसमें जो स्टाफ बैठा हुआ था 1200-1300 वो स्टाफ है, वो बैठे हुए सुबह 9 से लेके जब तक सेशन ही खत्म होगा, उनके 4 घंटे ज़ाया हुए हैं, पूरी कौम के उन्होंने ज़ाया किए। लेकिन जाते हुए ये एक बंदा आज के दिन का 10,000 रुपया जेब में डाल के गया है। बाकी की कहानी आमिर साहब को ज्यादा इसमें होगी। ये मुल्क की असम्बली चल रही है। सिर्फ इसमें टाइम नहीं जाया हुआ, ये जो पैसा जाया हो रहा है और फिर अवाम के इश्यूज के लिए जब इन्होंने बात करनी है तो उस वक्त अगर ये रवैया है तो फिर ये लोग किसी किस्म के लिहाज, मुरव्वत, रियायत के मुस्तहिक हैं। वो क्या इंडिया का जो गाना है ना, वो भूली दास्तां फिर याद आ गई। तो मेरे से ज़्यादा बड़े कम लोगों का ही दिल दुखता होगा कि ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा और जर्नलिज़म का बहुत बड़ा हिस्सा 30 साल टू बी प्रिसाइज जो है, वो 30 साल में से पहले 15 साल के करीब कम से कम हर रोज़ बिला नागा जब भी असम्बली का सेशन होता था तो मुझे ये एजाज़ हासिल है कि अलॉन्ग विद शाहीन से भाई नुसरत जावेद का सबसे ज़्यादा टेन्योर है एंड मोहम्मद मालिक जो है जैसा हमने थोड़े अरसे के लिए लिखा। तो रोज़ की गैलरी लिखना, और जब टेलीविज़न नहीं था तो गैलरियाँ बड़ी इसलिए भी पढ़ी जाती थी कि उसके अंदर आपको कुछ और करने की ज़रूरत नहीं होती थी, वो पढ़ लें तो आपको अंदाज़ा हो जाता था कि वहाँ असम्बली में क्या हुआ। इट वॉज़ अराउंड इशूज़ वो था और बड़ा अच्छा माहौल था। और असम्बली जाना बिल्कुल कासम इस तरह का एक बड़ा एजाज़ और एक लर्निंग एक्सपीरियंस होता था, पता चलता था क्या था। और कैफेटेरिया का एक माहौल था जिसमें सारे पॉलिटिशियन और इकट्ठे बैठते थे। अब कोई किसी से नहीं मिलता, ना साफ़ी मिलते हैं और पॉलिटिशियन साफ़ी भी नहीं मिलते हैं, ड्राइंग रूमों में कहीं मिलते हों तो मिलते हों, पब्लिकली कोई किसी को नहीं मिलता। तो इसलिए वो देख के कि एक एकेडमिक और कंट्रीब्यूशन होती थी। और सबसे बड़ा जो प्रेशर होता था असम्बलियों के ऊपर, ये जो आज हरकत हुई है ना करने का, वो मीडिया होता था कि मीडिया जो है वो उसका प्रेशर के अगर कोई गलती पे था, गवर्नमेंट गलती पे होती थी या अपोजिशन गलती में होता था, तो अगले दिन हमारी गैलरियाँ सारे अखबारों की हेडलाइन से सारे पॉलिटिशियन डरते थे कि आज मछली का बाजार बन गया। और वो सबसे बड़ी हेडलाइन होती थी कि असम्बली में देखें यार ये इनका बिहेवियर देखें। वो अब अनफॉर्चुनेटली जो मीडिया का प्रेशर था, मैं आज आने से पहले टॉक शोज वगैरह पे नज़र मारा था, डिवाइडेड था। मतलब इतनी हुल्लड़बाजी के बावजूद भी आधे से ज़्यादा प्रोग्राम में काफ़ी सारे पार्टिसिपेंट थे, मैंने कहते हुए सुना उनको कि देखें ना जी वो क्या करें पीटीआई वाले, उन्होंने भी तो इमरान खान की वो स्पीच बैठे हुए थे और उसकी फाइनेंस मिनिस्टर की नहीं सुनने दी, तो ठीक है ऐसे ही होना चाहिए। और देखे ना जी वो ख्वाजा आसिफ साहब भी तो अपने ज़माने में क्या शीरी मज़ारी के मतलब जो अल्फाज करते थे, और जो नून लीग का ही था, मगर डिवाइडेड था इस पे। पहले ज़माने में कंसेंसस होता था कि जो भी है गवर्नमेंट या अपोजिशन है, और जनरली नज़र आ जाता था कौन गलत है। हुल्लड़बाजी पे किसी को कोई इसको इजाज़त नहीं देता था, इंडोर्स नहीं करता था, बिल्कुल नहीं करता था। अभी वो जब ये प्रेशर हट गया तो फिर आगे पता नहीं इससे आगे क्या कपड़े ही फाड़ने रह गए हैं, गाली गलूच नेकेड रह गई है, या एक दूसरे के ऊपर ईंटें चलानी रह गई हैं, पीछे तो कुछ नहीं बचा। काफी कुछ तो हो चुका है जी। गवर्नमेंट के पास जो है एक आदमी जो पिछले 20-30 साल में स्टैंड आउट करता है इस तरह के माहौल में कंट्रोल करने में, उसका नाम था खुर्शीद शाह। अच्छा, क्रेडिट देना पड़ता है खुर्शीद शाह साहब को। अभी उन बेचारों को जो है जेल में डाला हुआ है, और मैं उनका हम नैप पे बड़ा फॉलो करते हैं और हम कोशिश करते हैं कि उनकी फाइल भी चेक करें केसेस क्या हैं। तो मुझे उनके केसेस में जान नहीं नज़र आती, और मेरी इत्तला ये है कि ऑर्डर आए हुए हैं कि इनको अंदर रखना है। अच्छा। तो वो इंशाल्लाह मुझे लगता है कि जल्दी बाहर आ जाएंगे। मगर खुर्शीद शाह का कमाल था कि वो जब गवर्नमेंट में होते थे तो वो विप होते थे, चीफ विप होता है जो कि कंट्रोल करता है सारे पार्टी के लिए, गवर्नमेंट के लिए। उनका यही काम था, वो जिधर जाते थे किसी हारी की थोड़ी पकड़ ली थी, थोड़ी पकड़ के सही माफ़ कर दो, घुटना किसी का पकड़ लिया, जाने दो यार क्या करते हो। गवर्नमेंट में भी तर्रा करते थे, अपोजिशन में भी चीफ मतलब लीडर ऑफ द अपोजिशन वो रहे,
मगर उसके अंदर भी पूरी इतनी मज़े ले ले के तनकीद करते थे, बड़ी लिपटी हुई शुगर कोटेड तनकीद होती थी, बड़ी खौफनाक होती थी, मगर दिल आज़ारी नहीं होती थी, बदतमीज़ी नहीं होती थी, फैक्चुअली होती थी और पॉलिटिकल स्पीच होती थी। तो उनके पास ये ऐसा आदमी पीपल्स पार्टी को क्रेडिट देना पड़ता है, सबसे अच्छा ये पीपल्स पार्टी के दौर में रहा, नून लीग के दरमियाना रहा बिल्कुल। ये हमारे जो एक कश्मीरी ब्रिगेड था, इन सब को गवर्नमेंट में रहते वो भी था। मगर अब जो आ गया है, ये जो माहौल बन गया है, अब ये बहस में जाना, और बहरहाल ये कहना पड़ता है, आपने शायद ब्रेक लेनी है कि गवर्नमेंट का ही बनता है इसको कंट्रोल करना। और ख़ास तौर पे इनका मैं समझता हूँ, आप बजट के बाद आए बताएंगे कि कुछ इसमें बजट की अच्छी चीज़ें, अब आपके पास दलील हो और आपके पास फैक्ट्स एंड फिगर्स हो और आपका माहौल बेहतर हो, ऑल द मोर रीज़न कि आप तमीज़ करें, ताकि क्योंकि ये ज़्यादा शोर वो लोग मचाते हैं जिनके पास फैक्ट्स नहीं होते, परफॉर्मेंस नहीं होते। लकीली इनकी थोड़ी सी बेहतरी की बताई है, इसलिए इनको इस वक्त ज्यादा तमीज दिखानी चाहिए। आप ब्रेक ले लें, मैं ब्रेक के बाद बिल्कुल ज्यादा तमीज का मुजाहरा करना चाहिए था, हुकूमत के हक में था। और इसके अलावा ये भी बात करेंगे ब्रेक से आने के बाद कि घोटकी रेलवे हादसा, इस पर किस तरह हुकूमत मिट्टी डाल रही है और चीफ जस्टिस के अहम रिमार्क्स इसके बारे में क्या है। ब्रेक के बाद इस पर डिस्कशन करेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आमिर मतीन साहब, एक तो बजट के ऊपर थोड़ा सा बात करेंगे। आप कह रहे थे कि बजट इनके पास फिगर्स कुछ अच्छे हैं, कहाँ हैं अच्छे, और दूसरा पीडीएम के हवाले से बताएगा, कभी पता लगता है जुड़ रही है, टूट रही है, क्या हो रहा है? अच्छे फिगर्स इसलिए कि पहले 2-3 साल तो इनका समझ नहीं आ रहा था इन्होंने करना क्या है, और ये कही जा रहे थे कि जी हम देखें ना, बड़े बुरे हालात मिले थे, कंसोलिडेशन कर रहे थे, फिस्कल मैनेजमेंट, ये टर्मिनोलॉजी सारी आई हुई थी और वो कुछ हद तक ठीक भी था। ये पहली दफ़ा है कि इनके पास अब इस तरह के ज़राए आ गए हैं या सोर्स फिगर्स इस तरह के बेहतर हैं कि ये ग्रोथ, ये तरक्की किया एक बजट दे रहे हैं। और इसमें जनरली ऑल अक्रॉस जो है, तमाम ही चैम्बर्स ने भी तारीफ़ की है, किसानों वगैरह ने भी तारीफ़ कर दी है, अपोजिशन भी जो है ना वो इतने ज़्यादा उनके पास सॉलिड नहीं है। मगर ये ज़रूरत से ज़्यादा फूंक लेने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो बुनियादी मसला है इस गवर्नमेंट का, पीटीआई का, महंगाई, वो इसमें उसको एड्रेस नहीं किया गया। ये ग्रोथ ले लेना काफ़ी नहीं होता, असल बात ये इस ग्रोथ का आम आदमी को क्या फ़ायदा है। यही सियासत भी इसके इर्द गिर्द चलती है और इकॉनमी भी इसी के इर्द गिर्द होनी चाहिए। ये वरना क्या, अगर सेठ ने पैसा बना लिया, फलाने ने बना लिया, तो फिर उसका फ़ायदा क्या जो है। ज़्यादातर लोग क्योंकि पॉवर्टी लाइन से अभी भी नीचे जा रहे हैं, ये मेरे नहीं, अपने गवर्नमेंट के अपने फिगर्स हैं कि पॉवर्टी लाइन से मजीद लोग नीचे जाते जा रहे हैं। और जब ये इनके बजट में, उससे रिलेटेड मैं बात करूंगा कि जब हम सुनते हैं कि इन्होंने सब्सिडीज दी हैं, फॉर एग्जांपल 600 पता नहीं 700 बिलियन के करीब, 500 अरब रुपया तो उसमें से सिर्फ पावर सेक्टर को जा रहा है। IPPs, मंशा साहब, मैं उनको सुन रहा था, वो कह रहे हैं गवर्नमेंट का मसला जो है ना, करप्शन पाकिस्तान का मसला नहीं है, कैपेसिटी है। जाहिर है उनको ये कैपेसिटी से मुराद है कि ये जो 500 सब्सिडीज हमें देते रहो, और अल्हम्दुलिल्लाह सब्सिडी जो पावर को जा रही हैं, ये जो बिजली महंगी है और आइंदा मजीद होनी जा रही है और लोड शेडिंग भी हो रही है। हमने ये खबर ब्रेक की थी, दोबारा रिपीट कर देते हैं कि 12 कार्गोज मंगवाए हैं, 2 फिर नहीं मंगवाए गए। जब कार्गो नहीं आता तो उसका 30 अरब के करीब नुकसान होता है। और दूसरा, मियां मोहम्मद मंशा साहब जैसे लोग जिनकी IPPs हैं, जो फर्नेस ऑयल पे चलती हैं, वो बड़े खुश होते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा, फिर वो फर्नेस ऑयल में भी बड़ी खुश होती है क्योंकि वो फिर वो इस्तेमाल होता है और उससे बिजली मज़ीद महंगी होती है। सो ये जो हम कहते हैं ना कार्गो मिस होना, ये इसकी ये समझ लें कि आपको जो महंगा तेल इस्तेमाल करके वो जब बिजली बनाते हैं, वो उसका ट्रांसफ़र आप पे करते हैं। और दूसरा, जो हम ये कहते रहे हैं कि ठीक है आपने सपोर्ट प्राइस दे दी, किसान का बेहतर होगी, मगर आपने जो सब्सिडी देनी थी वो आटे पे देनी चाहिए थी। आटा जो है वो आप जो भी कर लें, क्योंकि आपने सपोर्ट प्राइस ज़्यादा दे दी हुई है, उसकी लागत भी ज़्यादा आई हुई है, तो वो आटा महंगा है। ये थोड़ा सा जो आप कह रहे हैं कि सास यूटिलिटी स्टोर पे देंगे, उससे काम नहीं चलेगा। अगर सब्सिडी कोई डिजर्व करता था तो गरीबों को सब्सिडी कम दी हुई है, अमीरों के लिए, कॉरपोरेट के लिए फलाना भी ख़त्म कर दो, फलाना भी कर दो। मेजर जो है ना कॉरपोरेट सेक्टर एंड एनर्जी के अंदर जो जा रही है, गरीब आदमी को आटा चीनी के ऊपर वो सब्सिडी सस्ते करने पे नहीं नज़र आ रही, पहली बात। दूसरा, महंगाई हमें ये कम होती हुई किसी को नहीं नज़र आ रही कि ये कह रहे हैं, मेयर का साहब कैलकुलेट कर रहे थे
कि 5 से 33% के करीब जो है ना इन्होंने जो ऑयल की कीमतें बढ़ानी हैं और वो 5 से लेके 15 रुपए तक ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, एक साल के अंदर जो है ना 15 रुपए तक ये जब फी लीटर बढ़ेगा 5 से शुरू होके हर महीने 10 अरब रुपया निकालना है इन्होंने उसमें से मद में से पेट्रोलियम लेवी के ऊपर। तो 33% की जब इंक्रीज होगी, जब पेट्रोल महंगा हो जाएगा तो ये सारी चीज़ें महंगी होंगी। सो वो वहाँ से कोई अच्छी खबर नहीं हमें नज़र आ रही। दूसरा ये है कि हमें ये कहा जा रहा था कि हमारे बेचारे जो सैलरीड क्लास है वो बड़ी खुश थी कि जनाब ओहो जी लुडियाँ पड़ रही थी कि जी वो 10% की जनाब इंक्रीज़ हमारी हो गई है। आज ये खबर आई है कि जनाब वो जो सैलरी तो इंक्रीज़ उन्होंने 10% कर दी है, मैंने उन्होंने कहा जो अलाउंसेस थे ना उसके ऊपर जो आपको जो है ना टैक्स पड़ेगा, एक जेब में डाल के दूसरे से निकालें कि मेडिकल अलाउंस भी जो था पहले उस पर टैक्स नहीं था लग रहा, बाकी चीज़ें, और साथ में आपका जो प्रोविडेंट फंड है वो जो पड़ा होता है उसके ऊपर जो मुनाफा आएगा उसके ऊपर भी टैक्स आएगा। सो अगर किसी का 100 रुपया बड़ा है तो ये 70 रुपये तो इसमें से निकल जाएंगे। और मैं सुन रहा था वकार मसूद साहब को अभी वो नदी मलिक के प्रोग्राम में वो एक्सप्लेनेशन दे रहे थे, उनका जी देखें कानून में जो है ना ये पहले ही इस्तिस्ना नहीं था, पहले ही ये अलाउंसेस के ऊपर टैक्स लगने चाहिए थे, ये गलत गैर कानूनी काम हो रहा था। तो भाई साहब आपके दौर में जब आपका दिल करता है कानूनी कर लेते हैं, गैर कानूनी कर लेते हैं। गैर कानूनी भी जो चुप करके आप बैठे हुए थे, अगर ये पहले सालों में हो रहा था वो तो वो भी आप ही करवा रहे थे। अब आपका दिल करता है कि उन्होंने कहा जी चालाकी करनी है, फिर लोगों को बताएं कि जनाब इतने 10% पे खुश ना हो, लुडियाँ ना डालें, ये आपको 10 रुपये 100 रुपया नहीं आ रहा, ये 10-15 रुपये 20 रुपये टाइप आ रहा है। तो लोगों को फिर झूठ ना बोले, बताएं कि इधर से डाल के इधर से निकाला कैसे जा रहा है। तीसरा लास्टली मैं ये कह दूं कि बड़ी अच्छी, हम बड़े खुश थे कि बड़ी अच्छी बात की और हम भी बड़े अच्छे से कर रहे हैं कि तरीन साहब ने, शौकत तरीन साहब ने छोटे और दरमियाने तबके के कारोबारी जो SMEs जिसे कहते हैं उनका बड़ा कहा कि जनाब इस मुल्क में जब तक बैंकों उनको लोन नहीं देंगे, जो भी 6% देना है, तो हम कहते रहते हैं इंडिया वगैरह में 25-30% होता है, तो आपका कारोबार नहीं चलेगा। ये सारा कर्जा बड़े गवर्नमेंट ले जाती है, ये बड़े कारोबारी लोग ले जाते हैं, 70% बड़ा कारोबार ले जाता है, तो 20% करें। और ये जब तक बैंक नहीं करेंगे, जब तक उनके ऊपर कानून साजी ना करें। तो इन्होंने तकरीर तो कर दी, बजट में हमें नहीं नज़र आया कि उनके लिए छोटे कारोबारी को उसको कर्जा इन्होंने एक रखा है, मगर बैंकों के लिए लाजिम करना कि वो दें भी, वो नज़र नहीं आ रहा। अभी भी फ़र्क ये है कि 1% फॉर एग्ज़ाम्पल अगर बड़े कारोबारी को 1% का सूद लेते हैं तो इनको 9% का पड़ता है दरमियाने तबके को। और वो एक हमारे दोस्त बता रहे थे कि जनाब इनके लिए 1 अरब% का रोज़ का जो बाहर से एक्सपोर्ट का तो एक्सिम बैंक नहीं है, कि कोई दुनिया का मुल्क नहीं है जो एक्सपोर्ट्स बड़ी हों जिसकी बगैर एक्सपोर्ट बैंक के, रीजनल बैंक के आपने किया हो। और रीजनल बैंक में लास्टली बात कह दूँ कि हमारे आइन में है 140A कि आप लोकल बॉडीज़ का जो कानून है आइन के अंदर कि आपने एडमिनिस्ट्रेटिव पोलिटिकल के अलावा फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी डिवॉल्व करनी है। इसका मतलब ये है कि लये और जो सियालकोट का या वजीराबाद का जो डिपॉजिट है वो वहीं पे ही खर्च होना चाहिए। ये 9 शहरों में जो खर्च हो रहा है, तरीन साहब ने बातें की हैं शौकत तरीन ने, मगर हमें उसका कोई नज़र नहीं आ रहा अमली जामा पहनाते हुए बजट के अंदर कि करेंगे क्या, वो बैंकों को कैसे मरोड़ा जाएगा कि वो जनाब ये वाली चीज़ें दें। अच्छा, हर दफ़ा ये ऐसा नहीं होता क्लासेस साहब के एक फिगर्स जो होते हैं वो एक गोरख धंधे की तरह से सामने आते हैं और फिर जो रोड मैप होता है वो मिसिंग होता है और फिर इसी वजह से उस बजट के अंदर जो है वो उनके लूप होल्स आने वाले दिनों पता लगते हैं। तो एक तो ये इंपॉर्टेंटली, दूसरा इतना ऑस्टेरिटी करती है ये गवर्नमेंट, तो ये जो अभी बिल्डिंग का मामला है 5 अरब 36 करोड़, आई डोंट नो ये कितने बड़े फिगर्स हैं और ये सिर्फ इसकी ऊपर खर्च किए जा रहे हैं, तो ये क्या हो रहा है? इस पर बात करते हैं कि पंजाब असम्बली की नई उन्होंने इमारत बनाई है कि 5 अरब रुपए के करीब कहा जा रहा है लगे हैं। एक तरफ तो इन्होंने यूनिवर्सिटियाँ बनाना था जनाब के, गवर्नर हाउस को भी यूनिवर्सिटी बनाना था, तो वज़ीर आज़म हाउस को भी बनाना था, चौथा साल लग गया है ना, वो बने हैं ना ये बने हैं। झूठ बोलने में वो महारत इन्होंने हासिल की है ना, साइंस बना दिया झूठ को। ये तो कहें जो दुनिया जहाँ की बातें करते ना पोजीशन के दिनों में, इस पर हम आते हैं, बाद में बात करते हैं। जो इस पे बात की है और सबने कहा बड़ा अच्छा है, बड़ा तगड़ा बजट है, बिल्कुल एक नैरेटिव बनाना होता है ना आपने कि तमाम लोगों को साथ मिला लो, चैनल्स को भी साथ मिला लो, तगड़े से इश्तिहारात दे दो, एंकर 2-4 अपने साहब जरा काउंसलिंग कर दो, यूट्यूबर्स आपने भर्ती कर लिए हैं और फिर बैठ के सारी हर एक को एक फील फैक्टर अंदाज़ा करें।
इस मुल्क की कौम को भी दाद दें, लक्कड़ हजम पत्थर हजम। एक तरफ कहा जा रहा है कि हमने कितना बड़ा खूबसूरत बदल इसको बजट दिया, दूसरी तरफ महंगाई जनाब ख़त्म कर दी हमने, और तीसरी तरफ आपने 15 रुपए फी लीटर पेट्रोल बढ़ाने का अभी से कह दिया है, जिसमें डीजल भी बढ़ेगा, जिसमें पेट्रोल, और आपने इसमें, अगर मैं गलत एस्टिमेट नहीं दे रहा, 500-600 बिलियन रुपीस आपने इसी में से निकालने हैं, ये पैसे निकालने हैं। आप मुझे बताएं, जब आप पेट्रोल और डीजल की कीमतें प्रोडक्ट्स की बढ़ाएंगे, ये कैसे मुमकिन है आपके बसों के किराए ना बढ़ें, आपके गाड़ी के अखराजात ना बढ़ें। हर बंदा जो पहले टैंकी फिल करा रहा है 110 रुपए की, उसको करानी पड़ेगी 125 रुपए की सपोजली, लेकिन महंगाई नहीं बढ़ेगी। कार्गो सारी की सारी आपकी इंटरसिटी आपकी बसेस चलती हैं जनाब, वो आके उनके किराए बढ़ेंगे, उनकी ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस बढ़ेंगे, और यहाँ इंडिविजुअली तौर पर हर बंदे का उसमें बढ़ेगा। उसको काउंट ही कहीं नहीं किया जा रहा, कहीं पे उसका जिक्र ही नहीं है कि आपने ये पैसा जनरेट करना है। अगर आपने पैसा टैक्स लगा के करना है, और सबसे ज़्यादा इनके पास जो ये टूल है 3 है, गैस की कीमत बढ़ा दो, बिजली की कीमत बढ़ा दो, और पेट्रोल की बढ़ा दो, ये 3 है इनके पास, जो कि इनडायरेक्ट आपके उसमें आ जाते हैं, टैक्सेस में आ जाते हैं, कि हर बंदा पे कर रहा है। वो पावरफुल लीड जिसको ये 3 सब खुद रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, जब ये लाइक सब मंशा साहब हैं, यहाँ पे सेठ हैं, यहाँ पे बड़े बड़े लोग हैं, उनके आपने जेब में भर दी हैं। पहले आपने कोरोना के नाम पे भर दी। ये दुनिया के वह सेठ हैं हमारे जिन्होंने हुकूमत कोई कंट्रीब्यूट नहीं किया, कुछ टक्के का एक भी इन्होंने नहीं दिया, पैसा नहीं दिया। हालांकि दुनिया भर में, इंडिया में देख लें, उन्होंने यहाँ पे बिलियंस ऑफ रुपीस पंप किए कि गरीब आवाम को। हमारा सेठ, हमारा बिजनेसमैन, इतना जालिम और मतलब खून पीसते हुए पीने वाले ये लोग हैं, सब ने आके यहाँ जेबों पे हमला किया है कि जो टैक्स आवाम से लिए हुए हैं हमें दो, हमें नहीं देंगे तो हम लोगों को नौकरियों से निकाल देंगे। अपने एम्प्लॉइज को भी टिका नहीं लगवाया, नहीं आके उन्होंने किया कि उनके लिए कुछ महीने सस्टेन करो। इमरान खान साहब ने एक कराची के 2-4 बड़े बिग मोटे तगड़े बिजनेसमैन हैं, वो इमरान खान साहब के बड़े करीबी हैं। वो टीवी जो आके चैनल्स में इमरान खान की तारीफें करते हैं। गोहर इजाज टाइप जो है, ये एप्टमा के चीफ बैठे हुए हैं, एक उन्होंने काम किया। हर इंडस्ट्री के बंदे ने अपना एक आधा ये मोटा तगड़ा बंदा जो है ना, वो टीवी चैनल पे छोड़ दिया है। वो इमरान खान की तारीफें करता है डट के, बदले में खान साहब उनको अरबों रुपए जो है ना, वो यहाँ पे आकर पेट्रोल में देना सब्सिडी, फिर क्यों आप ये 15 रुपए बढ़ा रहे हैं? जरा वापस है, ठीक है सर, ब्रेक से वापस आते हैं और इसके अलावा ये भी बात करेंगे कि चीफ जस्टिस ने जो रिमार्क्स दिए हैं, उन्होंने कहा कि इस्तीफा दे देना चाहिए वजीर रेलवे को, उसके ऊपर भी बात करेंगे क्विकली। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदेद। क्लास साहब, ब्रेक से पहले बात हो रही थी और जिस तरह से हम कह रहे थे कि एक कंपैरिजन आप दे रहे थे कि जिस तरह इंडिया में जो जितने भी जिन लोगों के पास पैसे हैं, जो सेठ है, उन्होंने कंट्रीब्यूट किया कोविड की सिचुएशन, पाकिस्तान में ये सिचुएशन हमें नहीं नजर आई। इमरान खान साहब ने एक नया मॉडल दिया है। अब अंदाजा करें, पूरी कौम खुश है, तालियां बजा रही है बजट पे, और हर जगह से वो तबले और सरंगियाँ और वहाँ पे वो तबले पे संगत दी जा रही है, वाह वाह क्या आला बजट दिया है। साथ में 15 रुपए पर लीटर पेट्रोल का भी बता दिया यार। अब यकीन करें, इससे ज़्यादा आसान कौम दुनिया में नहीं होगी जिस पे रूल करना हो। दे आर द बेस्ट, वो कहते हैं हाउस में बेस्ट पीपल टू बी गवर्न। किसी चीज़ पे उनको कोई तकलीफ नहीं होता। अब वो इतना कहते हैं कि छितर मारने वाले बढ़ा दें ज़रा, वो जो एक लतीफ़ है ना कि ज़रा लेट हो जाते हैं काम से, छितर मारने वाले ज़रा बढ़ा दें। उन्होंने कहा 15 रुपये पेट्रोल बढ़ा दें, खैर है, पूरी कौम खुश है, इस पर पूरी संगीत भी दिए जा रहे हैं, हम भी सारे शामिल हैं कि वाह वाह। और जो उससे आएगी मैसिव, चीनी की कीमत वो ने बढ़ी, वो आके लुट के ले गए सारे के सारे। आपने यहाँ बिजली की कीमतें जो हैं, अब आप उनको पर यूनिट देख लें कहाँ पे ले लें, गैस की देख लें, साथ पेट्रोल बच गए। इन्होंने कहा बिजली की कीमत अब नहीं बढ़ाएंगे, हमने IMF को कह दिया है। कौम ने तालियां बजाई, हमने बजाई, वाह वाह क्या बात है। IMF को आपने आंखों में आंखों डाल के कह दिया। साथ में 15 रुपए उन्होंने IMF को समझाया कि ये बड़ी बेवकूफ़ कौम है, डोंट वरी, हम इधर से ये कान को इधर से पकड़ लेते हैं। बिजली की कीमत आपको पैसे चाहिए ना कि फंड जनरेट करें, हम आगे बिजली की बजाय हम इधर पेट्रोल से कीमत बढ़ा देते हैं और 15 रुपए पर लीटर बढ़ाएंगे, कौम खुश होगी। ये दूसरा इमरान खान मॉडल और है, इन्होंने ATMs इकट्ठे किए हुए हैं। अब ये बात बिजनेसमैनों को भी समझ आ गई, इमरान खान साहब चंदा लेने के बड़े वो शौकीन भी हैं, उनका मिजाज भी है माशाल्लाह। उन्होंने एक मोटा तगड़ी ATM उन्होंने खान साहब के साथ लगा दी। हर बिजनेसमैन ने, हर जो भी आपका सेक्टर है, डोनेशन देते हैं, माल खिलाते हैं, पैसा देते हैं, और बैठ कर TV पे अच्छी अच्छी बातें करते हैं। इकॉनमी का हमें उनकी इकॉनमी तो ठीक हो रही है ना,
जो पैसे लेके गए हैं 2000 अरब रुपया लेके गए हैं कोरोना के दिनों में, 1 टका उन्होंने वापस नहीं किया। उनकी इकॉनमी तो ठीक है, स्टॉक्स में भी वही है, हाउसिंग में भी उनको लाया जा रहा बिल्डर है, भी हर वही चीज है, में वो वही है। टेक्सटाइल भी वही है, वो आपका हाउसिंग चला रहे, सारे सेक्टर चला रहे हैं। उनके तो मजे खब्बे हो गए, पैसे निकाल रहे हैं आवाम की जेब से, जो 15-15 रुपए अब उस पर निकालेंगे। खैर, इस पे उन्होंने ये किया हो कि मोटे तगड़े कराची के, लाहौर के, इस्लामाबाद के बड़े बिजनेसमैन जो है ना, आपके इस्लामाबाद में तो सारे प्रॉपर्टी डीलर्स हैं, मोस्टली तो हाउसिंग वाले हैं ना, माल देने वाले, बाकी मोटे तगड़े जो है ना वो कराची लाहौर वाले हैं जो बैठ के इनकी तारीफें करते हैं। उन्होंने माल बना लिया, वो सारा कुछ हो गया। अब माल लग कहाँ पे रहा है लोगों का, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि 5 बिलियन रुपीज़ की इन्होंने बिल्डिंग बना ली है सारे इसकी, इन्होंने या पंजाब असम्बली बना ली है। और परवेज अली साहब की जिद थी, ज़रा चेक करवा लें, हम कल इस पर फॉलो अप करेंगे, क्योंकि इस पे चेक करवा लें, ये 5 अरब रुपए का ठेका था किसके पास, और परवेज अली साहब इतने क्यों। पहले 2-2.5 अरब था, जो कि 3 अरब रुपए गलबन बढ़ के फिर ये 5.5 अरब पे चला गया। सर, एक तरफ कौम ये पैसे इकट्ठे कर रही है, पेट्रोल से हमारे पैसे कटे, पेट्रोल से हमारा तेल निकाला जा रहा है, बिजली से निकाला जा रहा है, गैस से निकाला जा रहा है, चीनी से निकाला जा रहा है, और लग कहाँ पे रहा है, इस करप्ट एलीट के, जिनके खुद सारे नहीं है, मतलब इजलासों पे, ये बजट इजलासों पर लग रहे हैं, जो अटेंड नहीं कर रहे, बिल्डिंग्स बना रहे हैं। और उसको आज एमपीज ने बड़े बड़ा उन्होंने फोटो किए हैं कि देखो हमारे बैठने के लिए क्या इनको इन्होंने बनाया। इस पे हम कल से बात करेंगे क्या प्रायोरिटीज क्या नहीं थी। लास्टली मैं कह दूं, आज चीफ जस्टिस साहब ने आजम सवाती साहब के पूछे, सर जी मेरी उनसे 10 बस दस्ता एक गुजारिश है। इतना खौफ था आजमा इस सवाती को कि 5 इन पे रिपोर्ट्स वो सबमिट की गई थी इनकी मेगा फ्रॉड्स पे, असेंबली में इन पे 62-63 आर्टिकल लग रहा था। उस वक्त इन्होंने आके इनको रास्ता दिया सुप्रीम कोर्ट ने, इन्होंने फौरी तौर पर इस्तीफा दे दिया था कि जी मैं वजीर नहीं बन रहा, मुझे डिस्क्वालीफाई ना करें। जो ही साकिब निसार साहब हटे, इमरान खान साहब ने दूसरे हफ्ते इनको दोबारा लगा दिया। आप उनसे इस्तीफा क्यों मांग रहे हैं चीफ जस्टिस साहब जो हैं? ठीक है, इनके पास आप बुलाएं ना, जरा समन करें कि इनको दोबारा वजीर कैसे बनाया गया। ये तो सुप्रीम कोर्ट में इस्तीफा दे के आए थे। ठीक है, तो चीफ जस्टिस साहब गुलजार साहब जो है मेहरबानी फरमाए, ये केस को दोबारा टेकअप करें। ये डीड कौम है, ये इतनी जल्दी से इज्जत के साथ कोई घर नहीं जाएगा। आप दोबारा सुप्रीम कोर्ट में केस को टेकअप करेंगे। जो यहाँ सुप्रीम कोर्ट में इस्तीफा दे के गया था आजम सवाती, उसको कैसे और किसने दोबारा वजीर बनाए। ये रेलवे शेलवे पे बंदे मरने से इस्तीफा नहीं देंगे, ये सुप्रीम कोर्ट के डर से देंगे। अगर उनमें है तो बुलवा लें चीफ जस्टिस। कैसे और किसने दोबारा से वजीर बनाया, अहम सवाल है। और इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।